तो कल हम लोगों की जहाँ तक मार्किंग हुई थी, ठीक है, उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है 6.74 दैट इज़ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो वैसे तो हम लोगों को ये बात पता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से रिएक्शन की रेट में फ़र्क आता है, ठीक है, बट किस तरीके से फ़र्क आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ाते वक्त इस चैप्टर में भी दिया है, और जो गैसियस स्टेट नामक एक चैप्टर है जिसमें मैंने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये वाला टॉपिक समझाया था उसमें भी दिया है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल तो हम लोग सिर्फ नोट्स मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे की बातचीत देखते बैठेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये ग्राफ पेपर में अलग से 2 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा आराम से क्वेश्चन पूछ लेगा। ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरिजन, ये क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड एट T1 एंड T2, ठीक है, सच दैट कि T1 ग्रेटर है किससे, T2 से। अच्छा नहीं, T2 ग्रेटर है T1 से। तो ध्यान रखना, जो टेम्परेचर ग्रेटर होता है उसका जो ग्राफ होता है वो देखो ऐसा फैला हुआ रहता है, और जो टेम्परेचर कम होता है उसका ग्राफ, उसका जो पीक पहले तो हाई रहता है और T2 के पीक से पहले ही आ जाता है, और उसका ये जो लाइन होती है वो लाइन उसकी कैसी होती है, नीचे होती है, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर होती है ये। तो 2 मार्क्स के लिए पहले तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा बड़े मज़े से, तो जवाब दे देना, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार तुमको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में कि एक्सप्लेन, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन हाउ, रुको, explain how increase in temperature affects rate of reaction, ठीक है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली आप ये समझाओ कि किस तरीके से इंक्रीज इन टेम्परेचर से रिएक्शन की रेट को फ़र्क पड़ सकता है, बराबर, ठीक है, बढ़िया है, समझा देते हैं फिर। तो ऐसे केस में इसकी आंसर मार्किंग देखो, हम लोग क्या कहेंगे कि कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन को अगर होना है तो उसके होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास सफिशेंट क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो कोलाइड करने चाहिए। तो ये अपना पहला आंसर, मतलब पहला पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद, ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि अगर किसी भी टेम्परेचर में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 4। अब उसके बाद, ठीक है ना, अब 5वां पॉइंट देखो आप लोगों को क्या बनाना है, ये ग्राफ जब बनाओ तो उसके नीचे लिखना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड एट T1 एंड T2 टेम्परेचर, ऐसा लिखना, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अच्छा, फिर शेडिंग भी करवाना। मैंने इवन आप लोगों के जो नोट्स कॉपी है, जब ये पार्ट मैंने समझाया था तब उस दौरान मैंने आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से शेड करके भी समझाई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखोगे, ये पॉइंट नंबर 6, शेडेड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 6, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये लिखोगे द एरिया A+B रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA, एक मिनट, हाँ, ये हो गया पॉइंट नंबर 7। और उसके बाद बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिरी तक, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 8। तो अगर ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आता है कि टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, समझा कर दीजिए,
तो आपको फिर इस तरीके से चीज़ों को क्या करना होगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 अपन यहीं लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किस चीज का, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR, बराबर। ठीक है ना। उसके अलावा ये रिएक्शन तो एक दुनिया की बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को याद रखिए और इसमें याद रखना कि इस रिएक्शन में MnO2 एज अ कैटलिस्ट भी था। जब आप 10th क्लास में थे तो जब आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन नामक एक चैप्टर होता था केमिस्ट्री में पहला, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा, क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बताओ क्या है, ये उस पर्टिकुलर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डन, ओके। अब इसमें MnO2 एज अ कैटलिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इवन पूरी रिएक्शन याद रखो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अब कैटलिस्ट के बारे में हमको डिफाइन भी पूछी जाएगी। तो कैटलिस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखो, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस एडेड टू द रिएक्टेंट that increases the rate of reaction without itself being consumed in the reaction। ये लिखोगे पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये लिखोगे, कैटलिस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, एसोसिएटेड लिखने की नीड नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया डिफाइन कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को डिफाइन करने में पहला पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा और तीसरा पॉइंट ये लिख देना, और उस तीसरे पॉइंट के नीचे लिखना कि हियर MnO2 इज ए कैटलिस्ट, ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये तो नीचे वाले में आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये तो खैर आपने याद रखना चाहिए कि H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो H2O लिक्विड और O2 गैस बनाएगा, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन इसके अलावा एक बात और रखनी है कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है, I नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है, I नेगेटिव। तो अब ऐसे केस में तुमको, ठीक है, ये वाला जो I नेगेटिव है ये तुमको याद रखना है। बाकी नीचे डेटा की वो 76 किलो जूल है कि इतना किलो जूल है, वो सब याद नहीं रखना। ठीक है, अच्छा, जिसको अपना क्वेश्चन नंबर 5 बना लो कि राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ किसका, H2O2 एंड राइट डाउन द कैटलिस्ट इन्वॉल्व इन इट। और उसमें कौन सा कैटलिस्ट इन्वॉल्व है वो आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर। ठीक, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में तुमको एक और ग्राफ दिया है। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ में अब क्या करोगे बताओ। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 बना कर दे देगा कि कैटलिस्ट के होने से और कैटलिस्ट के नहीं होने से, ठीक है, कैटलिस्ट के होने से और कैटलिस्ट के नहीं होने से, ठीक है, आपके एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो ये तुमसे पूछ लेगा। तो ऐसे केस में ये आपका अगेन क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखोगे, क्वेश्चन ये लिखोगे कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका क्वेश्चन है। दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना, ये ज़रूर लिख देना बाजू में कि रुको द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज लार्जर देन द रिएक्शन विथ नो कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उससे पहले मतलब ये जब ग्राफ बनाओगे उस ग्राफ में ये लिखना कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। मतलब कैटलाइज्ड रिएक्शन में ज़्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड। दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 6। डन। अभी लास्ट ईयर जब मैंने पेपर वगैरह लिया था तो उस पर्टिकुलर पेपर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बना कर दीजिए।
बराबर। अच्छा, तो उस पेपर में मैक्सिमम लोगों ने ये बना दिया था, ये वाला ग्राफ। तो ये नहीं बनाना है, ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ये ग्राफ कब बनाना है? जब पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछ ले, कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड के लिए, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछ ले तब। अभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछ रही हूँ क्या मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पूछ रही हूँ। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पूछ रहे हैं तो ये, तो ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट को ध्यान में आता है कि अरे वाह कैटेलाइज्ड, अरे वाह अनकैटेलाइज्ड, तो उठा के वो कोई भी दोनों में से उनको जो ग्राफ याद आता है वो ये लिख के दे देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है। उसमें ध्यान रखना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। डन, ओके। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। उसके बाद आप लोगों के पास और क्या चीज़ें हैं? नीचे तो खैर एक्सरसाइज शुरू हो रही है, बट एक्सरसाइज से पहले हम वो वाली मार्किंग कर लेते हैं जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में छोड़ दी थी, इंस्टेंटेनियस और क्या नाम था उसका, एवरेज वाला। उस पर मार्क कर देते। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाओ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डिफाइन एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद अब इसको देखो लिखोगे कैसे, थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश में लिखना कि एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओवर द चेंज अकर्स। डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन चेंज अकर्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये ऐसे मत शुरू कर देना गंदे बच्चों का जैसे, प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बना के लिखिएगा। डन। उसके बाद अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन आता है तो उस डिफाइन में ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है। ये डिफाइन के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 कई बार आपको 2 मार्क्स के लिए इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो इसमें पहला आपको यहाँ पे डिफाइन तो लिखना ही है, बी पॉइंट में फॉर्मूला तो लिखना ही है, क्योंकि जब 1 मार्क के लिए लिख रहे हैं तो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना। अच्छा, और उसके बाद सी पॉइंट में आपको ये लिखना है, ये हो गया आपका सी पॉइंट। अगर वो 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन पूछता है तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट, ये इसका डिफाइन, ठीक है। अच्छा, और 2 मिनट, देखो इसका डिफाइन बुक में डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है। इसका डिफाइन मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। वो डिफाइन आप याद रखिएगा इसका, क्योंकि बुक में डायरेक्टली नहीं है। तो इसमें लिख देना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द के मतलब एज के बाद मैं वहाँ से लिखवा रही हूँ, एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और इन एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। इन एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, ये लिख देना। और जब इंस्टेंटेनियस का डिफाइन आया तो ये लिख के दे दोगे। और ये दोनों ग्राफ्स भी बनाना उस डिफाइन के साथ, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ के नीचे एक पॉइंट ज़रूर लिखना, ये वाला, अ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट अ टाइम t1 गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये अगर इंस्टेंटेनियस 1 मार्क के लिए आता है तो। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ गया कि एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो जितना क्वेश्चन नंबर 9 में लिखवाया है उतना तो लिखोगे, प्लस मैं अभी कुछ पॉइंट्स ग्रीन कलर से मार्क करवा रही हूँ, ठीक है, वो आपको लिखना है, बराबर। अच्छा, उसमें क्या लिखोगे कि द स्लोप thus obtained gives the instantaneous rate of the reaction at time t1। उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखोगे कि इंस्टेंटेनियस रेट डी सी बाई डी टी
इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्लेसिंग डेल्टा, ठीक है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट। जिसपे मैंने ग्रीन मार्किंग नहीं की है वो नहीं लिखना। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर इतना पॉइंट लिख देना, खत्म हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट वाला क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है इससे पहले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, और अब आ जाते हैं, कितने क्वेश्चन मार्क हो गए? 10 क्वेश्चन मार्क हो गए। अब एक्सरसाइज में आ जाओ। तो एक्सरसाइज में तुम्हें क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या नहीं लिखनी है वो मैं बता देती हूँ। तो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, खैर ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पहला क्वेश्चन तो तुमने चेकिंग करवा भी ली है, खैर। और उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको टारगेट से ही लिखना है, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में नहीं है। व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, ये मैं तुमको ऑलरेडी, ठीक है, ये मैं तुमको ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ कल की क्लास में, जहाँ पे मैंने लिखा था ना डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वही वाली मार्किंग है। तुम चाहो तो अलग से टेक्स्ट बुक में एक हेडिंग डाल के एक्सरसाइज रिपीट अगर ये क्वेश्चन को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 11 आज की नोट्स कॉपी में, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान दो। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द रेट कॉन्स्टेंट्स, रेट कॉन्स्टेंट यानी कि के, फॉर जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर तो मैडम लेकिन बुक में है ही नहीं, तुम खुद पढ़ो, मैंने पूरी मार्किंग कराई है, तुम खुद बुक को एक बार रीड करो। क्या हमारे बुक में सेकेंड ऑर्डर के बारे में कोई बातचीत है? नहीं है। तो जब हमारी बुक में सेकेंड ऑर्डर के बारे में कोई बातचीत ही नहीं है, तो मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही कि फिर सेकेंड ऑर्डर को लेकर इन्होंने सवाल कैसे पूछ लिया। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस होना चाहिए, है ना। बट मैडम ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में जिन लोगों का एम ये रहता है रट्टाफिकेशन करो और रट्टाफिकेशन के थ्रू आगे बढ़ो, तो यहाँ पे देखो कि ये चीज़ आप रट्टाफिकेशन के वाया नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर तो पूरा सिलेबस में है ही नहीं। तो चलो इसको आउट ऑफ द सिलेबस घोषित कर देते हैं, क्या कहते हो, है ना। आउट ऑफ द सिलेबस इसको डाल देते हैं। तो इसको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं डालेंगे हम, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। कब पढ़ाया हमको तो नहीं आइडिया, क्या आपने कब पढ़ा दिया, लगता खुद को पढ़ा लिया है। तो देखो जब तुम लोगों को मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे, कोई भी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया हो चाहे सेकेंड ऑर्डर पढ़ाया हो, तो उस दौरान मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। क्या कि एक nth रिएक्शन, अगर आपके पास एक nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उस nth ऑर्डर की रिएक्शन को आप किस तरीके से क्या करोगे, उसका यूनिट लिखोगे। बराबर लीटर के टर्म्स में भी बताया है, डेसीमीटर के टर्म्स में भी बताया है। तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप यहाँ पे कृपया करके यूज़ करिए, ठीक है। और जब उस कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे तो उस कंसेप्ट में आप जैसे ही n की जगह 2 डालोगे, या n की जगह आपको कल को पेपर में कोई भी दे दे, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, 9th ऑर्डर, 10th ऑर्डर, आप सब कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना कि इसको छोड़ दिया है, इसको सॉल्व करना है आपको प्रॉपर तरीके से, और सॉल्व करके इसका मुझे भेजना है। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 12, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ऐसा मत सोचा करो कि जो चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी वो आपको पूछी भी नहीं जाएगी, वो आपको बिल्कुल पूछी जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो पढ़ाने वाले इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो उस टॉपिक को कितनी गहराई तक पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि बुक में जो भी चीज़ लिखी है उसको बस रीड करके दे दिया और उससे बोल दिया हाँ चैप्टर खत्म, वो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो तुम खुद भी रीड कर लोगे, इतने बड़े हो, इतनी अक्ल है तुम्हारे अंदर कि चीज़ों को रीड करके समझ सको, उसके लिए कभी कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं लगाता है। खैर आगे आ जाओ। हाँ लेकिन देखो इस क्वेश्चन वाले ने कंडीशन रख दी है कि लीटर में एक्सप्रेस करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी nth ऑर्डर को लीटर में, इवन डेसीमीटर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसका लिख कर दिया है। बस उसमें n की जगह 2 डाल देना और एक बार n की जगह वो डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कल ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, मैं बता देती हूँ कि कौन सा वाला क्वेश्चन है ये। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन अरेनियस इक्वेशन, बस ये वही सेम चीज़ है। तो तुमने कल जहाँ पे ये लिखा होगा ना कि एक्सप्लेन अरेनियस इक्वेशन, उसी के नीचे और ऐसा लिखकर ये लिख देना कि राइट अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में
जब तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार रीड करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। देखो हम लोगों ने अलग अलग डेरिवेशन लिखे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या डेरिवेशन है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या डेरिवेशन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको डेरिवेशन लिखने को नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ रिलेशनशिप लिखने को बोल रहा है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ उसको तुमसे फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको तुमसे फॉर्मूला लिखो। तो हेडिंग देना द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये लिख देना। और उसके नीचे लिखना कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर नेक्स्ट लिखना द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, और वहां पे लिख देना कि हियर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा आंसर लिखने को यहाँ पे डिराइव करने को नहीं कह रहा है। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ डू हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज विथ इनिशियल कंसंट्रेशन। वो ये पूछ रहा है, उसने डेरिवेशन नहीं मांगा है, उसने सिर्फ इतना पूछा है किस तरीके से चेंज करेगी ये बता दो। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से डील करना है कि देखिए सर आप लोगों का जो क्या कहते हैं हाफ लाइफ है उसका पूरा डेरिवेशन नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, उसी डेरिवेशन से सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, और फॉर्मूला लिखकर उसके नीचे आपको बताना है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 लिखने को कहा, इसका भी यही सेम आंसर होगा। तो एक काम करना, आंसर को 2-2 बार मत लिखना, पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिख देना, फिर और डाल के क्वेश्चन नंबर 10 लिख देना, फिर दोनों का सेम ही आंसर होगा। क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको लिखने को कहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है, तो मैं जो लिखवाई हूँ, जो मार्किंग कराई हूँ, उसमें ये दोनों ही आंसर्स आपके क्या हो गए, कवर हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। देखो मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस रेट, कभी अगर आए तो क्या लिखोगे, है ना, बस वही आंसर उठा के छाप देना, बस उस क्वेश्चन के नीचे और डाल के ये क्वेश्चन भी लिख देना, ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बेसिकली दोनों सेम है, राइट। तो जब हम मार्किंग करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के कैसा है, नोट्स मार्किंग में और एक्सरसाइज में कवर हो ही जाते हैं। अच्छा हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली, ये तो कल ही हम लोगों का हो चुका है। व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो, ये भी मैं मार्किंग करा चुकी हूँ। और उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू लीड टू प्रोडक्ट। तो देखो इसकी 3 ही रिक्वायरमेंट होती हैं, पहला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड करना चाहिए, दूसरा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे केस में इस वाले का आंसर आप वही लिखोगे अगर मान लेते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क के लिए आता, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क के लिए आता तो सिर्फ कंडीशन लिख देते जो मैंने अभी 3 कही विथ प्रॉपर स्टेटमेंट, खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, इन ब्रीफ वाला है, तो इन ब्रीफ में ऑब्वियसली वो तुमसे सिर्फ 3 कंडीशन से एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आप लोगों का कुछ और नहीं है बल्कि ये कोलोजन थ्योरी है। कल मैंने ऑलरेडी तुमको कोलोजन थ्योरी का एक क्वेश्चन मार्क करवाया है ना, क्या लिखना है कोलोजन थ्योरी, ये वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो जहाँ पे भी आपने कोलोजन थ्योरी का आंसर लिखा है उसके नीचे और करके लिख देना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। या फिर तुम अगर दोबारा लिखना चाहते हो एक्सरसाइज की अलग से एक कॉपी मेंटेन करके, अलग से कॉपी मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से मेंटेन करना, तो वो भी बहुत अच्छा है। कम से कम तुम दोबारा लिखोगे तो तुम्हारे को चीज़ें लर्न तो हो जाएंगी, भले ही पूरी तरीके से लर्न नहीं हो जाती हैं, बट हमारे ह्यूमन ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें थोड़ी सी स्टोर्ड हो जाती हैं। खैर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था ये हम लोगों का,
अरे मैं तो नंबरिंग भूल गई, 13। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, चलो ये तो हो गया। हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बोल रहा है, इसको ना आप टारगेट से ही लिखो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मुझे मार्किंग करानी पड़ जाएगी काट झाट। ये क्वेश्चन नंबर 14 टारगेट से लिखना है तुमको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आते हैं 9th में, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 बनाओगे और इसको भी कहाँ से लिखोगे, टारगेट से, ठीक है। और जब भी कोई अपनी एक्सरसाइज का आंसर लिखते हो, उस एक्सरसाइज के आंसर को थोड़ा स्टार मार्क कर लिया करो बाजू में, ताकि इससे ये पता चल जाए कि जब तुम अपनी नोट्स कॉपी से आंसर वापस से लर्न कर रहे हो कि अच्छा ये आंसर एक्सरसाइज का है और ये आंसर मेरे एक्सरसाइज का नहीं है, इस तरीके से। बाकी इधर की तो अपन मार्किंग कर ही चुके हैं। अच्छा दूसरे मैंने व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये मार्क करवा दिया है। डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये भी मार्क करा लिया है। हाँ इसमें बस थोड़ा सा एक और आगे लिख दिया उसने क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो खैर वो तो जिसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है, जिसको यूनिट्स पता है, वो सारे आंसर लिख लेगा, इसको अलग से लिखने की नीड नहीं है तुम्हें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। अच्छा तो ये वाला आंसर देखो, फ्रॉम ग्राफिकली यूजिंग अरेनियस इक्वेशन मैं कल मार्क करवा चुकी हूँ। फ्रॉम रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ये भी मैं कल मार्क करा चुकी हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर तुमको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ये मार्किंग करवाई है। देखो कल की क्लास में जो हमने ये क्वेश्चन 19 लिखा था, हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यही चीज़ देखो आपसे पूछ भी रहा है। फिर एक क्वेश्चन मैंने तुमसे और लिखवाया था, देखो ऊपर कहीं, हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली। देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 19 इन मेरे दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर उसने बेसिकली क्या कर दिया है, ये वाला आंसर बना दिया है। तो जिस बंदे ने या बंदी ने क्वेश्चन नंबर 17 को याद किया है, क्वेश्चन नंबर 19 को याद किया है, तुम्हें लगता है इन दोनों को 17 + 19 करके कर देगा, तो ये क्वेश्चन आपको अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। बस याद रखना 17 + 19। अच्छा कई लोग ऐसे जिनके पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है, तो देखो टेक्स्ट बुक को ना खरीद लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक को खरीदने के बाद ये जितनी भी मार्किंग है टेक्स्ट बुक में रखो। टेक्स्ट बुक होना खुद के पास एक अच्छी चीज़ रहती है। मैं मानती हूँ ये सारे आंसर्स आप पेपर में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, बट कैसा टेक्स्ट बुक होती है वो पास में अगर रहे ना तो अच्छी चीज़ रहती है। बाकी चॉइस तुम्हारी है, तुम ऐसा लगता है कि नहीं हम तो PDF वाले ही अच्छे हैं, तो क्या चॉइस इज योर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द ग्राफिकल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो मैंने आज ही मार्क करवाया है। ये देखो ये जो हमने क्वेश्चन आज मार्क किया था, ये क्या नाम था इसका, क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ही इसके आंसर है, आज की क्लास का, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर है। फिर उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब इस वाले में क्या आंसर लिखोगे, तो देखो ये जो मैंने आपको बोला ना कि ये आंसर आप क्या क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आप टारगेट से लिख लो, बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन जो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8, ये सेम टू सेम यही सवाल है, बस फ़र्क इतना है, उस क्वेश्चन में हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाने को बोला था, तो आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे थे। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ बनाओगे, प्लस वो एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये देखो ये वाला बनाओगे और उसके बाजू में ये लाइन भी लिखोगे या उसके नीचे लाइन भी लिखोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से हम लोगों की पूरी नोट्स मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये जो सॉल्व वाले क्वेश्चन है, इनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए हैं, जो क्वेश्चन बाकी हैं वो धीरे धीरे हम लोग आगे की क्लास में कंप्लीट करते जाएंगे। खैर अभी एक नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास आ रहा है, जिसमें मैं तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क करा कर दे रही हूँ कि इस चैप्टर में से कौन कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, 2005 से लेकर आपके 2020 में तो खैर एग्जाम, 21 में तो एग्ज़ाम खैर हुई नहीं है, तो 2020 तक, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए, उसकी मैं मार्किंग करवा देती हूँ, ताकि तुम्हें पढ़ते वक्त ये आइडिया रहे कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, ठीक है।